ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो है प्रिंट करना सीखा था, यानी कि जब भी हमें कुछ आउटपुट के रूप में प्रिंट करना होता था तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते थे पाइथन के अंदर। इसको कर देता हूँ। यानी कि जब भी हमें पाइथन के अंदर कुछ भी प्रिंट होता था तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन के अंदर जब भी हमें कुछ प्रिंट करना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम, ये हमारा चैप्टर 3 है तो इसके अंदर एक नया फाइल बनाएंगे हम test.py, या किसी भी नाम से बनाया जा सकता है फाइल, जरूरी नहीं है कि test.py के नाम बनाया जाए, तो कोई भी नाम दीजिए फाइल का, कोई इशू नहीं। मेरी वॉइस क्लियर है जी? हाँ। तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करके कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, तो इस कोड को रन करने का कई तरीका है। हम इस पर क्लिक कर दें रन हो जाएगा, या हम यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जाके पहले तो हम अपने फोल्डर को एक्सेस करेंगे, तो cd/ch-3, उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं py test.py, तब भी हमारी जो फाइल है वो कंपाइल हो जाएगी। ठीक है, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। नोटिस करिए मिल चुका है आउटपुट। CLS पे क्लिक करेंगे और मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पर क्लिक करके भी रन किया जा सकता है। नोटिस करिए जस्ट फॉर कोड अभी भी हमें रिजल्ट मिल गया है ना। तो ये तो हमारा प्रिंट फंक्शन था। तो जब भी आपको कुछ भी प्रिंट करना होगा तो आप प्रिंट फंक्शन की हेल्प से ही प्रिंट करेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, चलिए जरा अब हम कुछ और चीजों पे काम करेंगे। अब हम ये समझ लेते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल क्यों बनाएंगे और वेरिएबल होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वेरिएबल होता क्या है। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का काम होता है किसी डेटा को स्टोर करना। ऐसे नॉर्मल शब्दों में समझ लीजिए, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसका काम क्या है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लगभग वेरिएबल होते ही हैं। तो हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में उसका यूज कर सकें, है ना। यानी कि हम उसका रीयूज कर सकें, इसीलिए हम अपने वेरिएबल के अंदर डेटा को होल्ड करके रखते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे 40 प्रिंट करना है, लेकिन अभी नहीं प्रिंट करना है 40, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया तो ये तो रैम में स्टोर हुआ, यानी कि 40 आपका रैम में स्टोर है तभी यहाँ पर दिख रहा है। अगर ये रैम में नहीं स्टोर होता तो नहीं दिखता आपको। लेकिन अब सपोज करो कि हमें, हमारा बहुत सारा लाइन का कोड हो गया, इस तरीके से हमने लिखा कुछ लाइन का कोड, अब हमें 40 को यहाँ पर प्रिंट करना है। तो 40 हम कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है, या तो हमारा मतलब यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन ना हो, हम डायरेक्ट 40 यहाँ पर लिख दे तो 40 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही से कोड नहीं हो जाता है, हमें वेरिएबल के अंदर बहुत बार डेटा को होल्ड करके रखना होता है ताकि हम उसको बाद में एक्सेस करें और उस पर कोई टास्क वगैरह परफॉर्म करें। मेरी वॉइस क्लियर है जी? बताइए मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर हम डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ताकि हम थोड़ी देर बाद या जब भी हमें आवश्यकता पड़े तो उस डेटा पे हम किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म कर सकें या किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, वेरिएबल बनाने के लिए हम var कीवर्ड का यूज करते थे, है ना। इस तरह से लेट कीवर्ड का यूज करते थे, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर वेरिएबल बनाना है, सपोज करो x के नाम से, तो हम ऐसे लिखते थे ना x इक्वल्स टू 20, तो x आपका वेरिएबल हो गया, यानी कि x के नाम से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और जिसमें 20 आपने असाइन कर दिया। ठीक है, हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाना है तो आपको सिंपली अपने वेरिएबल का नाम देना है और इस तरीके से उसमें कुछ भी डेटा आप रखिए। जरूरी नहीं कि आप 20 रखिए, किसी भी तरह का डेटा रख सकते हो। इवन आप कोई कैरेक्टर रख सकते हो इस तरीके से, या आप चाहें तो कोई
स्ट्रिंग रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये होल्ड हो गया, यानी कि स्टोर हो गया। कहाँ स्टोर हुआ? ये मेमोरी में ही स्टोर होगा, रैम में ही स्टोर होगा। लेकिन रैम के अंदर से अगर हमें इसको निकालना होगा तो इस एक्स के हेल्प से हम निकाल पाएंगे। यहाँ पर एक्स में क्या स्टोर हुआ है? एक्स में रैम का, यानी कि रैम के उस ब्लॉक का एड्रेस स्टोर हुआ है जिस ब्लॉक में ये डेटा आपका स्टोर हुआ, यानी कि सिस्टम के रैम में ही ये स्टोर हुआ है। ये एक्स में नहीं स्टोर होगा। एक्स तो बस एक माध्यम है जिसकी हेल्प से हम इस डेटा को निकाल पाएंगे। तो एक्स में क्या स्टोर होता है? एक्स में इस डेटा का, यानी कि जो रैम में किस ब्लॉक में स्टोर हुआ है उसका एड्रेस स्टोर होता है एक्स के अंदर। ठीक है, तो एक्स के नाम से हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर हम प्रिंट करना चाहें तो एक्स को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने एक्स को ऐसे प्रिंट कर दिया। अभी नोटिस करिए, मैं रिलोड यहाँ पर कंपाइल करूंगा तो मैं जस्ट फॉर कोड टर्मिनल में दिख जाएगा। ये दिखिए ना इस तरीके से। जब भी आपका टर्मिनल फुल हो जाए तो यहाँ पर CLS लिख के आप क्लियर कर सकते हो। CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अभी हमें इसके बारे में सोचना है कि वेरिएबल हम किस तरीके से बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वेरिएबल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट क्या क्या हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। सपोज करो आपको माई नंबर के नाम से वेरिएबल बनाना है, यानी कि आपका कोई नंबर है माई नंबर, उसके नाम से आपको वेरिएबल बनाना है और उसमें आपको कुछ स्टोर करना है। जैसे मैंने इसमें 160 स्टोर कर दिया। ठीक है, तो माई नंबर को आप कितने तरीके से लिख सकते हो या आपको इसे नहीं लिखना चाहिए, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। यानी कि वेरिएबल का नाम हम किस तरीके से डिफाइन करें, ये हमें जो है समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है कैमल केस में बनाए वेरिएबल, यानी कि अगले लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें, यानी कि जो हमारा अगला वर्ड स्टार्ट हुआ इसका हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। या तो आप सभी को इस्तेमाल रखिए इस तरीके से, या तो आप अगर आप इससे लिखना चाहें तो अगले लेटर का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दें। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, यानी कि जैसे माई नंबर के नाम से अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पर हाइफन का यूज नहीं करना है। ठीक है, हाइफन का यूज नहीं करना। हाँ, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इस तरीके से वेरिएबल बनाइए, माई नेम इज, इस तरीके से है ना, सॉरी माई नंबर इसे लिख दे आप, या आप स्मॉल लेटर में ही लिखिए, इससे कोई इशू नहीं है। तो कहने का सिंपल सा मतलब यह है कि यहाँ पर आपको हाइफन का यूज नहीं करना है। आप चाहे तो अगर दो वर्ड आ रहा है आपके वेरिएबल के बीच में तो आप इसको अंडरस्कोर से, या तो आप अगला लेटर कैपिटल कर दें, यानी कि जो अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल कर दें, या तो आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें। यानी कि अलग अलग सिंटेक्स होता है, अलग अलग केस होता है वेरिएबल बनाने का। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। मैंने एक नया पेज ले लिया। जैसे एक केस होता है आपका कैमल केस, तो हम कैमल केस में जब वेरिएबल बनाते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। कैमल केस मतलब ये हो गया आपका। ठीक है, यानी कि माई नंबर के नाम से आपके कोई वेरिएबल है, तो माई और नंबर दो वर्ड है यहाँ पर। तो जब भी आपका अगला वर्ड स्टार्ट हुआ तो आपने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। तो जब भी इस तरीके से आप लिखते हैं तो इस केस को हम बोलते हैं केमल केस। ये आपका केमल केस है। ठीक है, एक और केस होता है आपका स्नेक केस, इस तरीके से। तो स्नेक केस में हम कैसे वर्ड बनाते हैं, किस तरीके से वर्ड बनाते हैं वो भी समझ लीजिए जरा। तो स्नेक केस में आपको ऐसे वर्ड बनाना है, जैसे माई नंबर के नाम से अगर आपको वर्ड बनाना है तो इस तरीके से बनाइए, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, यानी कि इसके अंदर भी दो वर्ड है ना, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद यहाँ का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो ये आपका स्नेक केस हो गया। एक और केस होता है आपका अपर केस। अपर केस में आप चाहे बनाना तो अपर केस में बनाइए। तो अपर केस में क्या होता है भाई, अपर केस में जो है यानी कि हम पूरा अपर केस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में माई नंबर ऐसे। ठीक है, तो आप चाहें तो इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, कैपिटल लेटर में लिखे। एक और केस होता है आपका लोअर केस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा लोअर केस।
ये अपर केस हो गया, ये लोअर केस हो गया, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से भी वेरिएबल बना सकते हो। लोअर केस में लिखिए आप माई नंबर, ठीक है। तो ये 4 केसेस हैं, इनको फॉलो करके आपको वेरिएबल बनाना है। अब इनमें से आपको कोई एक ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इससे आप ही को फायदा होगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें किस केस को फॉलो करना चाहिए। कोई भी आपका एक फॉर्मेट समझ लीजिए, अगर आपको इस तरीके से वेरिएबल बनाने में अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से बनाइए। अगर आप इस तरीके से वेरिएबल बनाने का तरीका अच्छा लगता है आपको तो आप ये तरीका यूज करिए, और ये तरीका अगर आपको बेहतर लगे तो ये तरीका यूज करिए। लेकिन इन चारों में से कोई एक ही सिंटेक्स फॉलो करिए आप, ये नहीं कि आप एक ही पेज के अंदर 10 तरीके का वेरिएबल बना रहे हो। हाँ, अगर आप चाहें तो अंडरस्कोर लगा के भी बनाइए, कोई इशू नहीं है। यानी कि जब भी 2 वर्ड आ जाए तो आप अंडरस्कोर लगाइए। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक पेज के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, और वेरिएबल बनाने का तरीका आपका एक ही तरीके से होना चाहिए। अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो या तो आप कैमल केस का यूज करिए, या तो स्नेक का यूज करिए, या तो आप अपर केस का यूज करिए, या तो आप लोअर केस का यूज करिए, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ केस थे जिनके मतलब हिसाब से हम वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। परफेक्ट। तो सपोज करो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसके नाम से वेरिएबल बनाया, तो जनरली मैं कैमल केस फॉलो करता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं वेरिएबल बनाता हूँ तो मैं कैमल केस को फॉलो करके वेरिएबल बनाता हूँ, और ये सही तरीका भी होता है। जनरली ज्यादातर जो डेवलपर होते हैं वो इसी केस का यूज करते हैं, कैमल केस का वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नंबर के नाम से वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं 50 को रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने इस तरीके से सेकंड नंबर के नाम से वेरिएबल बनाया, और इसमें मैं जो है मैंने जो है 60 को असाइन कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट नंबर यानी कि ये पहला वेरिएबल है, और ये सेकंड नंबर ये आपका दूसरा वेरिएबल है। अब इसको हमने स्टोर किया है इस वेरिएबल के अंदर, तो अब हम इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हम वेरिएबल बनाने का तरीका सीख रहे हैं। वेरिएबल बनाने के बाद हम उसमें डेटा कैसे स्टोर करें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ऐसे वेरिएबल बनाना है पाइथन के अंदर। डायरेक्ट कोई सिंटेक्स नहीं है कि आपको इससे पहले कोई कीवर्ड का यूज करना है, ऐसे कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप अपने वेरिएबल का नाम दीजिए, ठीक है। अभी मुझे रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं रिजल्ट डिफाइन करूंगा इस तरीके से, और इसमें मैं दोनों का कैलकुलेशन रखूंगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। और इसको मुझे प्रिंट करना है तो डायरेक्ट मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करूंगा और रिजल्ट को यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा। तो अब ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। नोटिस करिए मैं बार बार टर्मिनेट करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरी टर्मिनेट करने की आदत है। तो हर एक स्टेटमेंट के बाद मैं टर्मिनेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनेट नहीं करना है, पाइथन के अंदर आपको टर्मिनेट नहीं करना है। इस पे क्लिक करके देख लेते हैं रिजल्ट क्या मिल रहा है। देखिए 110 यानी कि 110 हमें रिजल्ट मिल चुका है। तो 50 एंड 60 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 110 वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। परफेक्ट। तो ये हमारा वेरिएबल बनाने का तरीका है। जब भी आप वेरिएबल बनाइए तो इसी तरीके को फॉलो करके वेरिएबल आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप बस 3 ही वेरिएबल बनाइए अपने पेज के अंदर, जितनी आवश्यकता है आपको। यानी कि अगर आपको 10 वेरिएबल बनाने की आवश्यकता है तो आप 10 वेरिएबल बनाइए। सपोज करो हमने एक्स में ऐसे डिफाइन कर दिया 1, है ना। उसके बाद मैंने अच्छा ए के नाम से वेरिएबल मैंने बनाया इस तरीके से, इसमें मैंने 1 असाइन कर दिया। उसके बाद मैंने बी के नाम से वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने 2 असाइन कर दिया। फिर मैंने सी के नाम से वेरिएबल बनाया, 3 असाइन कर दिया। डी, है ना। तो जितनी मर्जी आप पेज के अंदर वेरिएबल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से बस आप बनाते जाइए, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना बनाइए आप, ठीक है। इसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट फंक्शन का करिए, और एक एक करके आप ऐसे प्रिंट कर दीजिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, है ना, इस तरीके से, कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। तो एक ही बार में आपका सारा प्रिंट हो जाएगा। नोटिस कर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए एक ही बार में सारा प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हो कि ये अलग अलग प्रिंट हो, यानी कि ब्रेक होकर प्रिंट हो, तो आप प्रिंट फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर लीजिए इस तरीके से, जितना आपको आवश्यकता है। तो मैंने यहाँ पर बी लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर सी कर दिया, इसको मैंने डी कर दिया, सॉरी इसको डी कर देंगे, इसको हम सी कर देंगे, और इसको हम ए कर देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, एफ कर देंगे।
तो अब ये ब्रेक करके प्रिंट करेगा लाइन को। तो जब भी आपको लाइन को ब्रेक करके प्रिंट करना है तो आप प्रिंट फंक्शन को बार बार कॉल कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि एक ही लाइन में सब प्रिंट हो जाए तो एक ही बार प्रिंट को कॉल करिए और उसके अंदर वेरिएबल असाइन कर दीजिए कॉमा दे दे करके, यानी कि पहला वेरिएबल, उसके बाद कॉमा दूसरा वेरिएबल, फिर कॉमा तीसरा वेरिएबल, फिर कॉमा आपका फोर्थ वेरिएबल यानी कि डी, फिर ई, फिर एफ, है ना। इस तरीके से आप असाइन यानी कि प्रिंट कर सकते हो एक ही बार में। मैंने यहाँ पर कंपाइल किया, नोटिस करिए एक ही साथ प्रिंट हो गया सब। परफेक्ट। तो इस चीज को आप समझ गए, क्लियर है ये चीज। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि वेरिएबल जितनी मर्जी आप बनाइए कोई इशू नहीं है, यानी कि एक पाइथन प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल वेरिएबल, आप मल्टीपल टाइम वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हो। अब आपको सोचना है कि वेरिएबल हमें कैसे बनाना चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल वेरिएबल हम कैसे बनाएंगे। अगर आप शुरुआती दौर है अगर अभी आपके पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आप शुरुआत में काम करेंगे तो वेरिएबल वगैरह के बारे में सोचने में आपको दिक्कत होगा कि किस तरीके से हम वेरिएबल को सोचें, यानी कि हमें वेरिएबल का नाम ही नहीं पता चलेगा कि हमें किस तरीके से वेरिएबल का नाम रखना चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम कभी भी हम मीनिंगफुल रखते हैं। अब मीनिंगफुल वेरिएबल कैसे बनेगा भाई? अब जैसे सपोज करो आपको कोई किसी का नेम स्टोर करना है तो आप नेम के नाम से वेरिएबल बना लो और इसमें जो है नेम स्टोर कर लो। मैंने अहद स्टोर कर लिया इस तरीके से। ठीक है, आपको किसी का रोल नंबर स्टोर करना है तो रोल के नाम से आप वेरिएबल बना लो या रोल नंबर के नाम से आप वेरिएबल बना लो इस तरीके से, इसमें उसका रोल नंबर रख लीजिए। अगर आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ रखना है तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के नाम से या आप DOB के नाम से वेरिएबल बना लीजिए और यहाँ पर उसका जो है डेट ऑफ बर्थ रख लीजिए इस तरीके से। परफेक्ट। तो ये मीनिंगफुल वेरिएबल हैं सारे। अब आपको पता चलेगा ये किसी का नेम है, ये किसी का रोल है, ये किसी का DOB है। अगर मैं ऐसे बना लूँ X, यहाँ पर मैंने Y बना लिया, यहाँ पर मैंने Z बना लिया, तो इससे नहीं पता चलेगा कि ये डेट ऑफ बर्थ है, इससे नहीं पता चलेगा ये किसी का रोल नंबर है। हाँ, एक बार हो कि आप जज कर लें कि ये किसी का नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि ये किसी का वेरिएबल है, सॉरी रोल नंबर है? ये कैसे पता चलेगा कि ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है? तो ये वेरिएबल जो होते हैं अगर आप मीनिंगफुल बनाएंगे ना तो आपका जो डेटा स्टोर है उसमें वो पता चलेगा कि हाँ उसमें किस तरीके का डेटा स्टोर है। तो याद रहे वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता है, डेटा आपका मेमोरी में ही स्टोर होता है, रैम में। लेकिन वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करता है और जब भी हमें उस डेटा को निकालने की आवश्यकता है तो हम अपने वेरिएबल की हेल्प से निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझिएगा इस चीज को। यानी कि अगर हमने इस तरीके से लिखा है नेम इक्वल टू अहद, है ना, तो ये क्या है ऐसे समझिए जरा। मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो नेम है ये क्या है, ये रैम में, रैम का एड्रेस है कि रैम के किस ब्लॉक में आपका जो है स्टोर है डेटा। ये क्या है, ये आपका एक ऑपरेटर है, असाइन करता है जो, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, और ये अभी हम ऑपरेटर वाले चैप्टर में इन सब चीजों को समझेंगे। और ये आपका क्या है, यही आपका डेटा है जो कि स्टोर है, स्टोर इन रैम, ऐसे मैं लिख देता हूँ। तो ये डेटा आपका स्टोर है रैम में, ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि इस डेटा को असाइन कर रहा है यहाँ पर, और ये स्टोर है मेमोरी ब्लॉक में, तो उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस इस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे इसको समझने की कोशिश करिएगा। कभी भी याद रहे कि जो डेटा है वो वेरिएबल में स्टोर नहीं होता है। जनरली हम बोलते हैं कि वेरिएबल में स्टोर हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंटरनली अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है, बट हम समझने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि हमने नेम के अंदर अहद को स्टोर किया, हमने रोल के अंदर रोल नंबर स्टोर किया, हमने DOB के अंदर DOB स्टोर किया, ऐसा हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए जरा अब हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, DSA से रिलेटेड है क्वेश्चन, इंटरव्यू के वगैरह के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम अभी हम नहीं स्टार्ट करने वाले हैं, धीरे धीरे हम यानी कि शुरुआत करेंगे और कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिए हैं, इस तरीके से यहाँ पर नोटिस करिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी अ डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर से हमें डेटा को कॉपी करना है और दूसरे वेरिएबल में रखना है। इस प्रोग्राम का मतलब ये हुआ।
तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर कोई डेटा रखना है और उस डेटा को हमें दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है। तो थोड़ा-सा जो क्वेश्चन होता है वो टेक्निकल होता है, ठीक है? तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये बड़ी ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है, लेकिन हम यानी कि बड़े नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा-सा इसमें जो है लॉजिकल क्वेश्चन यानी कि लॉजिक डाल देते हैं, ताकि जो इंटरव्यूअर है सॉरी जो इंटरव्यू देने आया स्टूडेंट है, वो थोड़ा-सा वो उसको जान पाएँ कि जो हमारा स्टूडेंट आया हुआ है, वो लॉजिकली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए क्वेश्चन के अंदर थोड़ा टेक्निकल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। नोटिस करिए कॉपी, है ना? यहाँ पर लिखा गया, राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर, बस इतना ही लिखा गया, ठीक है? तो ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो सिंपली आपको करना क्या है उस केस में आपको समझने की कोशिश करना है। राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन वेरिएबल टू अदर, यानी कि आपको एक वेरिएबल बनाना है और उसमें कोई डेटा रखना है, उसके बाद आपको उस डेटा को दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देना है, ठीक है? बस यही करना है आपको। तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं, मैंने x के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने x के अंदर ऐसे 35 को स्टोर किया। अब इसी x में जो स्टोर्ड है वो हमें दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है। तो दूसरे वेरिएबल में कॉपी करने के लिए आपको दूसरा वेरिएबल बनाना होगा सबसे पहले। तो मैंने y के नाम से वेरिएबल बना लिया और इसमें मैंने x को कॉपी कर लिया। तो y इक्वल टू x ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि अब जो x आपका सॉरी ये जो 35x में स्टोर था, अब वो y में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? अब हमको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करवा लें हम इस तरीके से। तो अगर हम y को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 35, ठीक है? क्योंकि हमने x को y में कॉपी कर दिया, ठीक है? तो बस यहाँ पर रन करिए आप, नोटिस करिए, ये देखिए 35 आ गया ना इस तरीके से। तो बस इस प्रोग्राम का जो कहना था वो यही था कि आपको यही काम करना है, ठीक है? तो ऐसे समझने की कोशिश करिएगा आप लोग जब इंटरव्यू वगैरह में बैठिए, तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए। देखिए इंटरव्यू में अगर आप जाएँगे ना, तो आपसे वो बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कहीं 2-5 दिन का इंटरव्यू नहीं चलने वाला है। 10 मिनट का इंटरव्यू होगा, मुश्किल से 15 मिनट का। तो आपसे वो टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछेंगे और बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा। कोई बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि बस एक ही क्वेश्चन में आप 1 घंटा निकाल दो। ऐसा होता नहीं इंटरव्यू के अंदर जनरली। जनरली इंटरव्यू के अंदर जो है, वो सोचते हैं कि कितना जल्दी हम इंटरव्यू ले लें इनका और इतनी जल्दी आपको हम जस्टिफाई कर लें। इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह के अंदर। आईएलटीएस अच्छा इंटरव्यू सर। नहीं देने गए हैं आपके आपके 1 घंटे इंटरव्यू चलेगी। हेलो सर। जी बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा सर, जैसे कि 35 रैम में स्टोर हुआ, एक्स में उसका एड्रेस है, ठीक है? तो अब एक्स में जो एड्रेस है वो वाई का एड्रेस में स्टोर हो जाएगा क्या? अरे मेरे भाई, तो जब आप एक्स को निकालेंगे तो ये डेटा निकलेगा ना, एड्रेस थोड़ी नहीं आएगा, ठीक है? Yes. कहने का मतलब इसका जो एड्रेस होगा वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? अब जब हम वाई को एक्सेस करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा जो कि इस वाले एड्रेस पे स्टोर था। तो यही होगा जनरली कि जो इसका एड्रेस था वो यहाँ पर आ जाएगा और इसको जब हम कॉपी करेंगे तो जनरली में ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो अभी हमने 35 लिखा, तो 35 कहाँ है? रैम के किसी ब्लॉक में है, रैम के किसी मेमोरी ब्लॉक में है, ठीक है? अब उस मेमोरी ब्लॉक का कोई एड्रेस होगा जिसको हम एक्स की हेल्प से एक्सेस कर पाएंगे, तो उसी को हमने वाई में कॉपी कर दिया है। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको, उसको छोड़िए। अब ऐसे ही आप समझिए कि एक्स में 35 स्टोर था और हमने 35 को अब वाई में कॉपी कर लिया है, वाई में स्टोर कर लिया है। तो उतना ज़्यादा आपको नहीं सोचने की आवश्यकता है, ठीक है? जी सर। समझ गए आप लोग? इसी में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चलिए, बट फिर भी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपसे हो सकता है कि ऐसे ही लिख दिया जाए कुछ, तो आपसे हो सकता है कि वहाँ पे पूछा जाए कि ये 35 कहाँ पर स्टोर्ड है, तो आप क्या बताएँगे? तब आप बताइए कि हाँ, ये रैम में स्टोर्ड है
है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स में क्या स्टोर है, तो आप बताइए कि एक्स में जो है मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर है, जहां पर ये 35 रखा गया है। ऐसे समझिए इस चीज को आप। क्लियर है? आगे काम करें अब हम। ठीक है, तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। स्वैप का मतलब समझ रहे आप लोग? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग को मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है। यस सर, क्लियर है। क्लियर है, समझ भी रहा है। तो स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैपिंग से रिलेटेड आप क्या समझ रहे हो? एक्सचेंज सर करना, एक यानी कि दूसरे को, हाँ हाँ बदलना आपस में, ठीक है ना, तो वही करना है। चेंज करना। कैसे करेंगे नोटिस करिए। चलिए, तो दो डेटा है जिसको हमें आपस में स्वैप करना है। तो हमें सबसे पहले एक्स के नाम से वेरिएबल बनाना है और उसमें कुछ स्टोर कर लेना है। जैसे मैंने 20 स्टोर कर लिया। कुछ भी स्टोर किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप 20 स्टोर करें, कुछ भी स्टोर करिए आप, कोई इशू नहीं है। मैंने वाई के नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने 40 को रख लिया। अभी मुझको इसको स्वैप करना है, ठीक है। तो स्वैप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्स इक्वल टू वाई कर दें, है यही करेंगे ना। और वाई इक्वल टू क्या कर दें? एक्स कर दें। तो बताइए भाई, अगर मैं प्रिंट करूं इस तरीके से, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया एक्स कॉमा वाई, अब बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा? जी बताइए, कौन बताएगा रिजल्ट इसका? आई ट्राई माई बेस्ट। बताइए। एक्स वाई का वैल्यू, सर मैं बता 40 हाँ बताइए। 40 है। जी सोचिए, आप लोग बताइए जरा। आप लोग बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये भी तो पता चले कि आप लोग कुछ सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे। अपना अच्छा भी सर स्किल आप पूरा, इम्प्रूव करेंगे ऐसे, है ना। अच्छा सर पूरा थोड़ा जल्दी वैल्यूबल बताया ट्रांस, करिए लेकिन। सर सुनिए ना। 40 है। हाँ ठीक है, तो अभी रिजल्ट आपको 40-40 ही मिलेगा, क्योंकि नोटिस करिए क्या लिखा हुआ है। पहले तो आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है। एक्स क्या है? 20 है। वाई में क्या है? 40 है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, अभी हमने एक्स में क्या रखा? एक्स इक्वल टू वाई लिखा है ना ऐसे, ये वाली लाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा अभी? ये समझिए कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अब? 40 हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 40 हो जाएगा ना। उसके बाद आपने क्या किया है? उसके बाद आपने, सॉरी सॉरी थोड़ा सा इसको मैं कमेंट करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई हमने कर दिया, यानी कि ये वाली लाइन। तो अब क्या होगा? एक्स में क्या चला जाएगा? 40, क्योंकि यहाँ पर है 40, तो एक्स में 40 हो गया। चलिए, अच्छा ये चीज मैं यहाँ पर लिख देता तो ज्यादा अच्छा रहता, यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे समझिएगा। उसके बाद में दूसरा, अभी हमने क्या किया है? y में x को रखा है, y इक्वल टू एक्स। तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, बताइए भाई क्या होगा? यानी कि y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब 40। y इक्वल टू 40, है ना। ऑलरेडी देखिए x में क्या है? 40 है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर से 40 हो जाएगा। तो ऐसे समझने की कोशिश करिए। इसलिए यहाँ पर जब हम रन करेंगे तो 40-40 रिजल्ट आएगा। तो इसको हम ऐसे आपस में स्वैप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं स्वैप कर पाएंगे वो समझिए जरा। चलिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास जो है 2 गिलास मिल्क के हैं। ये पहला गिलास है आपका, ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स वाला गिलास है, ठीक है। एक और हमारे पास गिलास है मिल्क का, इस तरीके से ये हमारा वाई वाला गिलास है, ये समझ लीजिए। और ये बिल्कुल फुल है इस तरीके से, ठीक है ना। इसको ये भी फुल है, ये भी फुल है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये हमारा मिल्क है ना। तो ऐसे समझिए कि ये मिल्क है, बस ऐसे ही एग्जाम्पल के रूप में।
तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अब आपको आपस में इनको स्वाइप करना है, यानी कि इसमें जो मिल्क है वो इसमें डालना है और इसमें का जो मिल्क है वो इसमें डालना है। तो अब क्या करेंगे? जनरली आप घर में होंगे तो क्या करेंगे, यानी कि अपने होम में हैं अगर आप, तो क्या करेंगे आप वहां पर? जी तीसरा गिलास लेंगे। हाँ, तीसरा गिलास लेना होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इसको हम जमीन पे डाल देंगे। मुंह में डाल देंगे। अच्छा, जमीन पे डाल देंगे तो क्या होगा भाई? हाँ, मुंह में डाल देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो इसकी थर्ड वेरिएबल बनाएंगे, यानी कि जेड के नाम से वेरिएबल बना लेंगे इस तरीके से। अभी मैं समझाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यानी कि जेड के नाम से हमने वेरिएबल बनाया, तो इस चीज को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। तो हमने क्या किया, एक तीसरा गिलास ले लिया, इस तरीके से समझिए हमारा ये तीसरा गिलास है जो कि एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम इसमें रख देंगे, इस वाले गिलास में, इसमें हमने रख दिया। तो अब क्या हुआ, ये जो x है यानी कि ये कंप्लीटली अब आपका जो x है वो एम्प्टी हो चुका है और ये आपका फुल हो चुका है, यानी कि ये गिलास आपका फुल हो गया है ना, इस तरीके से समझिए। ठीक है, तो अभी x क्या है, एम्प्टी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y है यानी कि ये वाला जो मिल्क है वो इसमें डाल देंगे, x में। ठीक है, तो अब y आपका कहाँ चला गया, x में, यानी कि इसको हम फिल कर देंगे इस तरीके से और ये हम एम्प्टी कर देंगे ऐसे, मैंने एम्प्टी कर दिया। अब ये वाला आपका y एम्प्टी हो चुका है, तो y में जो था उसको आपको x को देना था और जो x में था उसको y को देना था। तो x वाला डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये वाला मिल्क अब इसमें चला जाएगा, y वाले में। ओहो सॉरी, मैंने कुछ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले मिल्क को यहाँ पर डाल देना y वाले में। तो इसको ऐसे मैं कर देता हूँ, अब ये एम्प्टी हो जाएगा, इस तरीके से मैं एम्प्टी कर देता हूँ इस चीज को, और यहाँ पर जो है हमारा मिल्क फुल हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपस में स्वाइप हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं स्वाइप? जी, स्वाइप हुआ नहीं हुआ, मिल्क चेंज हो गया ना। हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। तो अभी हमें क्या करना है, जेड में एक्स को रख लेना है, उसके बाद अब हमारा एक्स जो है एम्प्टी है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स में वाई को डाल देंगे। ठीक है, अब हमारा वाई एम्प्टी हो गया, अब हम क्या करेंगे, वाई में जेड को डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम एक्स वाई को प्रिंट करेंगे तो अब हमें एक्स के लिए 40 और वाई के लिए 20 रिजल्ट मिलेगा। नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखिए एक्स के लिए 40 और वाई के लिए 20। या आप ऐसे समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हो x इक्वल टू दिस, है ना, और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू दिस, कॉमा लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर मैंने, नोटिस करिए कंपाइल के प्रोग्राम को, ये देखिए x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू क्या है 20। ठीक है, समझ गए आप लोग इस चीज को, परफेक्ट। तो अभी नोटिस करिए x में क्या था, x में 20 था, यहाँ पर क्या रहा है x में 40, y में क्या था 40 और y में क्या रहा है 20, यानी कि अब ये आपस में स्वाइप हो गया। अब आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप लोग? तो आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये तो काफी इजी प्रोग्राम था। लेकिन देखिए जब पहली बार मैंने आपके सामने रखा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, बस आपने क्या किया, नॉर्मली एक्स को वाई में, वाई को एक्स में रख दी। तो ये डीएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप लोग, है ना, और काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, तो इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, हमें थोड़ा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो इतना भी आपसे आसान नहीं क्वेश्चन करेगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल जरूर रहेगा क्वेश्चन जो भी रहेगा। ठीक है, इस चीज का जो है खास ख्याल रखेंगे। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था, राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा। राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा। तो डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा पहले तो आपको ये समझना होगा, अब इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायनेमिक डेटा क्या है, स्टैटिक डेटा क्या है। ठीक है, तभी हम इस प्रोग्राम को सॉल्व कर पाएंगे। तो डायनेमिक डेटा से आप क्या समझते हो, नोटिस करिए,
मैंने ऐसे x में रखा 50 और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ x को और मैंने कंपाइल किया, या CLS कर लेते हैं फिर कंपाइल करते हैं। तो नोटिस करिए 50 आ गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ यहाँ पर कि ये जो x है हमने जो प्रिंट किया है इसमें कैसा डेटा है, डायनेमिक डेटा है या स्टैटिक डेटा है, बताइए। स्टैटिक। जी बताइए भाई। ये एक तरीके का डायनेमिक स्टैटिक ही डेटा, डेटा है सर। ठीक है, ये डायनेमिक है, ठीक है ना, ये डायनेमिक है, इसको चेंज भी किया जा सकता है, हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डायनेमिक डेटा है वो चेंज होते रहता है, लेकिन सपोज करो यहाँ पर मैं ऐसे 50 लिख दूं, ठीक है, तो ये एक स्टैटिक तरीके का डेटा हो गया, इसको आप कहीं पर भी रीयूज नहीं कर सकते हो। कहने का सिंबल से मतलब, सॉरी मैं ऐसे यहाँ पर दूसरा नंबर लिखता हूँ। तो ये एक तरीके का स्टैटिक डेटा है और ये जो एक्स में है वो एक तरीके का डायनेमिक डेटा है, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा कोड है, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो समझने में, लेकिन अभी फिलहाल ऐसे ही समझिएगा कि जो डेटा आपका वेरिएबल्स वगैरह में स्टोर्ड है वो एक तरीके का डायनेमिक डेटा है, और जो बिना वेरिएबल आप लिखते हैं, जैसे कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे हमने लिख दिया जस्ट फॉर कोड, ये किसी वेरिएबल में नहीं है, तो ये हमारा एक तरीके का स्टैटिक डेटा है। तो डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा आप लोग समझ गए, है ना। तो अब हमारा क्वेश्चन कहता क्या है वो समझने की आवश्यकता है हमें। राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट अ डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। तो जो प्रोग्राम है वो कह रहा है कि डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा को फॉर्मेट करना है। चलिए जरा, मैंने नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने आलोक कुमार स्टोर कर लिया। एक वेरिएबल मैंने बनाया रोल के नाम से और इसमें मैंने 1 2 3 4 5 रख लिया। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने कुछ भी स्टोर कर लिया, जैसे मैंने इंजीनियरिंग लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट। अगर मैं अभी ऐसे प्रिंट कर दूं नेम को, कॉमा रोल को और कॉमा सब्जेक्ट को, ठीक है, तो अभी क्या होगा नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर जो है कंपाइल किया, तो ये देखिए आलोक कुमार प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ और इंजीनियरिंग प्रिंट हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पा रहा है, आलोक कुमार लिखा हुआ है, इससे तो हमें पता चल जा रहा है कि ये किसी का नेम हो सकता है, लेकिन क्या इसके बारे में आपको पता चल रहा है आउटपुट में कि क्या ये रोल नंबर है। अभी प्रोग्राम मत देखिए, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो कोई किसी हम देखिए अपने लिए नहीं काम करते हैं सॉफ्टवेयर में कि हम अपने यूज के लिए बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर जो है हम अपने क्लाइंट के लिए या अपने यूजर्स के लिए, कस्टमर के लिए बनाते हैं। तो जब हम इस तरीके का आउटपुट दे देंगे यूजर को तो वो समझ पाएगा कि ये क्या है या इंजीनियरिंग क्या है, वो नहीं समझ पाएगा। हो सकता है ये नेम पकड़ ले कि हाँ ये किसी का नेम हो सकता है, लेकिन इस डेटा को कभी नहीं समझ पाएगा वो कि ये किस तरीके का डेटा है, ठीक है। तो इसी को हमें फॉर्मेट करना है। देखिए नोटिस करिए, जैसे मुझे नेम प्रिंट करना है तो इसके साथ में कुछ स्टैटिक डेटा जोड़ूंगा ताकि यूजर को पता चले कि हाँ ये नेम है। तो मैंने ऐसे लिख दिया नेम, नेम इक्वल टू नेम ऐसे लिख दीजिए, तो अब यूजर को पता चलेगा कि हाँ ये नेम है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके साथ स्टैटिक डेटा जोड़ना है रोल के नाम से, ठीक है। तो अब यूजर को पता चलेगा कि हाँ ये रोल है। उसके बाद आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम से एक स्टैटिक डेटा जोड़ना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। हमने फॉर्मेट कर दिया। तो फॉर्मेट करने का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेट से क्या समझते हैं आप, नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें अगर हम, तो फॉर्मेट से आप क्या समझते हैं, फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ बताइए भाई, कौन बताएगा। ऐसी प्रोग्रामिंग की बात मत करिए, नॉर्मल शब्दों में जब हम बात करते हैं इस चीज को फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, बताइए फॉर्मेट से आप लोग क्या समझते हैं। व्यवस्थित तरीके से रखना। हाँ, जैसे कि एरे में रखना, एक ऑब्जेक्ट में रखना। लेटर का मतलब हमें जैसे एप्लीकेशन कि सपोज करो हमारे घर में ही इधर उधर कुछ डेटा पड़ा हुआ है ना, इधर कुछ पड़ा है कुछ इधर पड़ा, तो उसको मैं इकट्ठा करके सही से रखना, ताकि अगर कोई हमारे घर में नहीं रहता है वो बाद में आता है तो वो समझ जाए कि हाँ ये किस काम के लिए है, ये किस काम के लिए, ये किस काम के लिए है ना। ये मतलब फॉर्मेट करना, किसी चीज को सही करना, सही रूप से रखना, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। यानी कि किसी चीज को फॉर्मेट करना, सही से रखना उस चीज को। तो अभी हमने इस चीज को ऐसे रख दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, अब जब भी यूजर इस तरीके के डेटा को कंपाइल करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ नेम, ये नेम है, ये कोई रोल नंबर है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसको
अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहें तो कैसे प्रिंट कर सकते हैं? बिल्कुल प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और बार प्रिंट का यूज करूंगा इस तरीके से, और इसमें मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, और एक और बार मैं प्रिंट का यूज करूंगा इस तरीके से, और इसके अंदर मैं रोल को प्रिंट कर दूंगा। तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो, नोटिस करिए, ठीक है। मैंने कंपाइल किया तो ये देखिए, नेम के सामने नेम, रोल के सामने रोल, और सब्जेक्ट के सामने इंजीनियरिंग। तो अब ये पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग कोई सब्जेक्ट है। ये नंबर जो है पता चल रहा है कि अब ये कोई रोल नंबर है ना, ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। समझ गए आप लोग? जैसे आप मेडिकल वगैरह पे जाते होंगे ना, तो ब्लॉक्स बने होते हैं मेडिकल में, या किसी स्टोर पे, किराना स्टोर में जाते हैं तो ब्लॉक बना होता है। उनको एग्जैक्ट पता है कि हाँ इस ब्लॉक में कैसा इंफॉर्मेशन है, यानी कि किस तरीके का मेडिसिन है, इस ब्लॉक में किस तरीके का मेडिसिन है। तो वही समझिए कि हमने यहाँ पर एक इसको फॉर्मेट कर दिया, यानी कि हमने इसको एक तरीके का नाम दे दिया कि हाँ ये रोल नंबर है, ये हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, ये किसी का नेम हो सकता है ना। ऐसे समझिएगा जरा इस चीज को। समझ गए आप लोग? या तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, माई नेम इज, है ना, ऐसे लिख दीजिए। माई रोल इज, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मेट करने का तरीका, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिक डेटा के साथ अपना जो है स्टैटिक डेटा जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। अभी भी कंपाइल करेंगे तो अब हमारा ये जो क्वेश्चन था वो फुलफिल्ड हो चुका है ना। क्या लिखा था? राइट अ प्रोग्राम टू फॉर्मेट डायनेमिक डेटा एंड स्टैटिक डेटा, ठीक है। तो हमने डायनेमिक डेटा और स्टैटिक डेटा को फॉर्मेट किया, यानी कि ये हमारा डायनेमिक डेटा है और ये एक तरीके का स्टैटिक डेटा है। समझ गए आप लोग? जी, क्लियर है चीज? ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।